हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट पॉलीमर केमिस्ट्री। तो ऑलरेडी हम लोग 2 चैप्टर इसके कर चुके हैं। अभी हम लोग पॉलीमर केमिस्ट्री करेंगे। इसके बाद हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक सेपरेट पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सो 22 फेब को आपको पूरा का पूरा चैप्टर मिल जाएगा। 23 तक पूरा अवेलेबल हो जाएगा, है ना। सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर द केमिस्ट्री एग्जाम। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम टाइम में आपको चीज़ें बता दूँ ताकि आप लोग करके जाओ इनको भी। तो हो सकता है मेरे बातों में से कुछ आ जाए एग्जाम में। और फिर बस शुरू करते हैं चैप्टर। व्हाट आर पॉलीमर? पॉलीमर मतलब बड़े बड़े कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड नहीं कहेंगे हम लोग। पॉलीमर बेसिकली कॉम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जो कि रिपीटेड यूनिट से बने होते हैं। ठीक है, ऐसे रिपीटेड यूनिट्स का बेस्ट एग्जांपल आपको टेफ्लॉन तो याद ही होगा। टेफ्लॉन याद है तुम्हें? टेफ्लॉन नहीं याद है? देखो, टेफ्लॉन क्या था तुम्हारा बेसिकली। एक CF2 रहता है। ठीक है, वो CF2 के साथ कंबाइन होता है डबल बॉन्ड बना के। फिर इसके साथ और CF2 और CF2 और CF2 और यहाँ पर भी और CF2 और CF2 जुड़ते जाते हैं। इससे बहुत सारे CF2 कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? टेफ्लॉन बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारे CF2 हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब बहुत, माइक्रो मतलब छोटे, मैक्रो मतलब बड़े। बड़े मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कंबाइन होते हैं। रिपीटिंग यूनिट, छोटी छोटी यूनिट्स को रिपीट कर करके जब बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, सो इस चीज़ को आप लोग याद रखना है। यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, केमिकली पॉलीमर्स आर कॉम्प्लेक्स जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड फ्रॉम रिपीटिंग यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। द टर्म पॉलीमर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड पॉली मीनिंग मेनी मर। ठीक है ये। ठीक। ओके, इनका मोलर मॉलिकुलर मास काफ़ी ज़्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है, रहेगा ही। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो क्लासिफिकेशन जो है पॉलीमर का वो कई सारे बेसिस पर हुआ है। 3 बेसिस पर हुआ है, वो तीनों बेसिस हम लोग देखेंगे। ठीक है, और तीनों बेसिस में आपको समझा भी दूंगा, आपको टेंशन नहीं होगा। ठीक है, टेंशन तो वैसे भी होना नहीं चाहिए तुम्हारा। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, टाइप ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स। 5 बेसिकली, वो 3 ही मेन टाइप हैं। हाँ ये रहा। हम्म, ये ये तो सीधा इस पेज पर आ जाओ, ऊपर जो कुछ है उसको भूल जाओ। ठीक है, सीधा इस पेज पर आ जाओ तुम। इन्होंने वो तो नहीं लिखा है। ठीक है, सोर्स एज ओरिजिन, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर नहीं लिखा है शायद इन्होंने। लिखा है बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिस ऑन स्ट्रक्चर। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे नहीं दिया हुआ है यहाँ पे शायद, है ना। मतलब कोई एक तो छूटा हुआ है। अच्छा, नहीं छूटा हुआ है, साइड में दिया हुआ है। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस ट्री डायग्राम की। तो सीधा इस ट्री डायग्राम पर आ जाओ। ठीक है, देखो कुछ पॉलीमर्स होते हैं नेचुरल, जो नेचुरली पाए जाते हैं। ठीक है, फिर होते हैं सिंथेटिक, जो हम बनाए हुए थे। नेचुरल मतलब जैसे नेचुरल रबर हो गया, जिसको हम लोग आइसोप्रीन बोलते हैं। ठीक है, वो नेचुरली पाया जाता है। फिर आता है हमारा नियोप्रीन। नियोप्रीन कैसा होता है? सिंथेटिक पॉलीमर कहलाता है, क्योंकि वो उसको हम बनाते हैं। फिर एक आता है सेमी सिंथेटिक, मतलब नेचुरली एग्जिस्ट करता है, उसमें हम लोग कुछ 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 चेंज करके चेंज कर देते हैं। जैसे वल्कनाइजेशन ऑफ रबर आपने सुना होगा, सल्फर ऐड करते हैं उसमें हम लोग, है ना। जाऊंगा जाऊंगा पीछे जाऊंगा, फिलहाल ट्री डायग्राम से समझो। तो ये पहला है ओरिजिन के बेसिस पर या फिर सोर्स के बेसिस पे, जब हम लोग पॉलीमर को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। फिर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, एक होता है लीनियर पॉलीमर, एक होता है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, एक होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ब्रांच्ड चेन मतलब जैसे बेसिकली इस तरीके से पॉलीमर होगा, यहाँ पे इस तरीके से चेन्स निकली हुई होंगी, ब्रांचेस निकली हुई होंगी। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड क्या होगा? इस तरीके से 3 ब्रांचेस होंगी, ये इससे लिंक्ड होगा, ये इससे लिंक्ड होगा। ठीक है, 4 है तो मान लो ये इससे लिंक्ड होगा, ये इससे लिंक्ड होगा अगेन, तो ऐसा ब्रांच क्रॉस लिंक्ड इनको हम बोलते हैं। तो ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर हो गया। ठीक। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पर पहला इलास्टोमर, दूसरा है फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, फिर थर्मोसेटिंग। ठीक है, इनके एग्जांपल्स आपको करने हैं, तो मैं पीछे जाऊंगा। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमर्स अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। एक तो ऐड करते जाओ, दूसरा कंडेंस करते जाओ, रिंग ओपन करके कंडेंस ऐड करते जाओ। ठीक है, मतलब जैसे कोई रिंग है मान लो तुम्हारे पास। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इसको यहाँ से मैंने ओपन किया, तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ से इसको एक और रिंग के साथ ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो बेसिकली ये ज्वाइनिंग प्रोसेस चलता जा रहा है। ठीक है, ज्वाइनिंग प्रोसेस चलता जा रहा है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट पॉलीमराइजेशन। ठीक है, फिर नंबर ऑफ मोनोमर्स के बेसिस पे, जैसे होमोपॉलीमर है, कोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर मतलब एक ही मोनोमर रहेगा, उसी के बेसिस पे रहेगा। कोपॉलीमर मतलब इसमें अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं चैप्टर पे वापस आते हैं और फिर देखते हैं चीजें। ठीक है, सबसे पहले नेचुरल पॉलीमर वॉलीमर तो समझ में आ गया होगा तुम्हें। द पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर सेड टू बी नेचुरल पॉलीमर। वो डिवाइडेड होते हैं फर्दर 2 टाइप पे, एक से मिला तो प्लांट पॉलीमर, दूसरा एनिमल से मिला तो एनिमल पॉलीमर। जैसे सिल्क पाया जाता है आपका सिल्क वॉर्म से, है ना, या फिर रबर वगैरह हो गया, ये सब प्लांट से पाया जाता है, तो वो हो गया प्लांट पॉलीमर। फिर सिंथेटिक पॉलीमर कैसा होता है? जो मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, जिनका मोनोमर जो होता है वो मैन मेड होता है, राइट।
ओके, जैसे नाइलॉन, टेरिलीन और नियोप्रीन। मैंने नियोप्रीन का एग्जांपल तुम्हें बताया था वहाँ पे, है ना। ये हो गए आपके सिंथेटिक पॉलीमर्स, इनको याद कर लेना आप लोग। बाकी इसको छोड़ सकते हो। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में टाइप्स हो गए आपके, ये तो यूजेस हो गए, टाइप्स नहीं है। हाँ, ये रहा टाइप। ठीक है। तो सेलुलोज डेरिवेटिव्स नाइट्रेट आर फ्यू एग्जांपल ऑफ दिस कैटेगरी। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर सकते हो। बाकी ये तो देखो, ये वो हो गया। ये हो गया आपका, ये आपका लीनियर पॉलीमर हो गया, ये आपका ब्रांच्ड हो गया, ये क्रॉस लिंक्ड हो गया। ये मैंने तुम्हें अभी डायग्राम के बेसिस पर बताया था। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब पॉलीमराइजेशन कैसा हो रहा है। पहला होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है 4 स्टेप्स में। ठीक है, 4 नहीं, 3 स्टेप्स में। पहले होता है चेन इनिशिएशन, मतलब पहले चेन इनिशिएट होगी, मतलब डबल बॉन्ड टूटेगा, रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। मतलब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है R+CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये विनाइल मोनोमर है, विनाइल का मोनोमर है। ये तो होता क्या है बेसिकली, ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, ये डबल बॉन्ड पहले टूटता है, क्लीवेज होता है। फिर यहाँ पे एक रेडिकल जाता है, यहाँ पे एक रेडिकल जाता है, तो यहाँ से चेन इनिशिएट हुई। ठीक है, तो यहाँ से चेन इनिशिएशन हुआ। अब होता है चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन में क्या होता है कि बेसिकली ये चीज नई चीज से ज्वाइन होते जाती है। ठीक है, सेम फिर से इसी टाइप का एलिमेंट होता है, उसका भी बॉन्ड टूटता है। ठीक है, बॉन्ड टूटता है, उसका रेडिकल बनता है, और फिर वो इससे ज्वाइन होता चला जाता है। और फिर ज्वाइनिंग होते रहिए, होते रहिए, होते रहिए, क्या है, चेन बढ़ती जाएगी ना, कभी कभी तो रुकेगी। और जब रुकेगी तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, सो दिस इज इट। फिर कंडेंस्ड पॉलीमराइजेशन में क्या होता है बेसिकली, ज्वाइन कर देते हैं हम लोग यहाँ पे दो टाइप के, जैसे यहाँ पे अलग अलग है ना। कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन। जैसे टेरिलीन कैसे बनता है, एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरप टेरेप्थेलिक एसिड है ना, उससे उसकी हेल्प से ये बनता है। इस केस में होता क्या है बेसिकली, आपका जो ये इथिलीन ग्लाइकोल वाला पार्ट है वो इसके साथ कंडेंस हो जाता है, जॉइन हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल कंडेंस पॉलीमर। ठीक। फिर रिंग ओपनिंग पॉलीमर मैंने तुम्हें बताया, इसमें रिंग ओपन होगी, और फिर उसके बाद वो रिंग हो सकता है ब्रांच के फॉर्म में आ जाए, या फिर अलग अलग रिंग्स के साथ ज्वाइन होती जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। क्या आपसे पूछेगा, ये सब नहीं पूछेगा, जो पूछेगा उस पर मैं आऊंगा, टेंशन मत लो। इलास्टिसिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है जिससे सब्सटेंस स्ट्रेच हो सकता है। ठीक है, और फाइबर्स का टाइप यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स का कभी आपसे एग्जांपल पूछे तो इसका एग्जांपल क्या होता है, पॉलीथीन होता है, पॉलीस्टाइरीन होता है, और पॉलीविनाइल होता है। इस चीज को याद रखना, जैसे तुम्हारा थर्मो प्लास्टिक में ये जो पी आ रहा है ना, थर्मोप्लास्टिक का जो पी है, थर्मोप्लास्टिक, तो इसके जितने भी एग्जांपल है सब पास से होंगे। जैसे पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक, तो थर्मोप्लास्टिक में सारे एग्जांपल पास से होंगे। इसको याद रखना, तो इससे आपको ऑड वन आउट में कभी कुछ आया तो आप लोग समझ जाओगे। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल जो भी आए, सारे एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक के। थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल है बैकेलाइट, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड और रेजिन्स। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। और कुछ याद करना है क्या, ना क्या मीनिंग क्या होता है, कोई जरूरत नहीं मीनिंग जानने की, क्योंकि वो सब आपसे पूछेगा नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मान लो पूछ लिया भाई। तुम लोग आगे मुझे गालियां दोगे। तो बेसिकली थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होते हैं। ठीक है, इनका ये पैराग्राफ आप लोग एक बार रीड कर सकते हो, यहाँ से आप लोग लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसका डेफिनेशन भी याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया नहीं है तो आप गूगल वगैरह करके इसका डेफिनेशन को याद कर सकते हो। इसीलिए जो आप प्लास्टिक देखते हो वही होता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा। थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होता है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, सो पूछना तो नहीं चाहिए, बट ठीक है, बाई चांस पूछ लिया तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहो। ठीक है, नेक्स्ट होमोपॉलीमर क्या होता है, द पॉलीमर विच हैव ओनली द वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट। जैसे टेफ्लॉन, टेफ्लॉन में सिर्फ CF2 ही होता है। नायलॉन 6 में सिर्फ नायलॉन 6 ही होता है। पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल में सिर्फ और सिर्फ अक्राइलोनाइट्राइल ही होता है। ठीक है, तो वो कौन सा टाइप हुआ, होमोपॉलीमर हुआ। कोपॉलीमर में मैंने तुम्हें बोला अलग अलग टाइप आ जाएगा, जैसे ब्यूनाइस, ब्यूनाइन। ब्यूनाइस में अलग अलग टाइप के दो पॉलीमर्स होते हैं, मोनोमर्स होते हैं। ठीक है रे, टू और मोर टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट आर कॉल्ड कोपॉलीमर। जिसमें दो और अलग टाइप के रिपीटिंग यूनिट हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बायोडिग्रेडेबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। अब ये देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रबर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म, 1 मिनट, बस 1 मिनट। हम्म, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। हाँ, तो मैं बोल रहा था रबर के बारे में। देखो, एक होता है आपका नेचुरल रबर, जिसका मोनोमर होता है आइसोप्रीन। इसकी मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई होगी शायद, है ना। और एक होता है सिंथेटिक रबर, मतलब नॉन नेचुरल, जिसका एग्जाम्पल होता है नियोप्रीन। ठीक है, मोनोमर मतलब इसका मोनोमर क्या होता है, नियोप्रीन। ठीक है,
फिर इसी रबर में एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। इसी प्रोसेस में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में हम क्या करते हैं, एक क्रॉस लिंक्ड प्रोसेस, क्या बोलते हैं, अरे यार, क्रॉस क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, क्रॉस लिंक को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस इन विच अ नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक्स इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन इलास्टोमर इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन। डेफिनेशन आ सकती है, प्लीज रिमेंबर दिस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। और इफेक्ट्स क्या होते हैं वल्कनाइजेशन के, वो भी पूछ सकता है, सो आई रिकमेंड यू टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। सल्फर वल्कनाइजेशन, इसमें सल्फर का ऐड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि मैं शुरू में बात कर रहा था आप लोगों से। और बस दैट्स इट। फिजिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए नेचुरल रबर के हम लोग वल्कनाइजेशन करते हैं, ठीक है। नेचुरल रबर का जो आइसोप्रीन होता है उसका मेन फार्मूला होता है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटा डाइन। तो आप लोग ये भी कर सकते हो, या फिर आप लोग सिर्फ इतना याद रखो कि मोनोमर जो होता है नेचुरल रबर का वो आइसोप्रीन होता है, ये आपको याद ही करना है, ठीक है। तो याद रखना, मोनोमर नेचुरल रबर का आइसोप्रीन और सिंथेटिक रबर का नियोप्रीन। अब बात करते हैं पॉलीथीन की। पॉलीथीन मतलब इथीन को जैसे पॉलीमर बना दो। इथीन क्या होता है आपका, इथून होता है आपका C2H4 मतलब CH2CH2, ठीक है। CH2CH2 डबल बॉन्ड के साथ इस बॉन्ड को तोड़ो तो यहाँ पे एक रेडिकल बनेगा, यहाँ पे एक रेडिकल बनेगा, बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड्स है इसके साथ और CH2CH2 जोड़ते जाओ, मतलब इसको n बार जोड़ते जाओ, तो उससे पॉलीथीन बन जाएगा, ठीक है। ओके। अब लो डेंसिटी पॉलीमर का आप लोगों को टेम्परेचर वगैरह पूछ सकता है। तो लो डेंसिटी पॉलीमर में जो प्रेशर होता है वो होता है 1000 से 2000 ATM, टेम्परेचर होता है 350 से 570 केल्विन, ठीक है। और ये रिएक्शन भी याद रखना कैसे बनता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज और यूजेस देख लो। यूजेस क्या है, पाइप्स वगैरह में या बॉटल्स वगैरह में, ये देखो, ये क्या है, पेप्सी, ठीक है। यूज ऑफ एलडीपी, तो एलडीपी किस में यूज होता है, बेसिकली वाटर बॉटल बनाने के लिए, पाइप बनाने के लिए, इनके लिए यूज होता है आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, जिसका जो टेम्परेचर होता है वो 333 से 343 होता है, प्रेशर कम होता है। तो इस बात को याद करना, अगर डेंसिटी कम है तो उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। अगर डेंसिटी ज़्यादा है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, तो उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, 333 343 350 के तो सेम ही है, 570 के नहीं, बट प्रेशर बहुत कम होगा। हाई डेंसिटी पॉलीथीन में प्रेशर बहुत ही कम होता है, ठीक है। और एचडीपी कैसे फॉर्म होता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में फॉर्म होता है, इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस। सो इस सबको मार्क कर लेना अपनी टेक्स्ट में और इन सभी को याद कर लेना। इसका यूज़ क्या होता है, बेसिकली बेसिकली एचडीपी आप लोगों का खिलौने वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है, जैसे ये ट्रेन वाला खिलौना या फिर ये डस्टबिन हो गया, ये डस्टबिन खिलौना, ये सब बनाने के लिए यूज़ होता है आपका एचडीपी, क्लियर। तो ये एचडीपी एलडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर इट। अब टेफ्लॉन आ गया, CF2 इसके बारे में कब से चर्चा कर रहे हैं, इसको टेट्राफ्लोरोइथिलीन भी बोलते हैं, है ना। इसके बनने का प्रोसेस देख लो, ऐसे होता है, मैंने तुम्हें बताया पहले ही कि होता क्या है, CF2 होता है तुम्हारे पास, है ना। तो ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, सिंगल बॉन्ड रेडिकल में कन्वर्ट होता है, वो रेडिकल यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, तो CF2 यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और फिर यही ज्वाइन होते 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 बन जाता है पूरा का पूरा आपका टेफ्लॉन। प्रॉपर्टीज नहीं, यूजेस काम के हैं कि कुकर वूकर बनाने के यूज होता है, जिसमें तुम दाल चावल खाते हो, है ना, उसको बनाने के काम आता है। अब पॉली अक्राइलोनाइट्राइल में क्या होता है, तुम्हारे पास अक्राइलोनाइट्राइल होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है, बस यहाँ से डबल बॉन्ड टूटता है, ये दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाओ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाओ, जोड़ते जाओ, एन टाइम्स हो गया, पॉली अक्राइलोनाइट्राइल बन गया। नायलॉन 6 इसको हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन होता है बीच में, ठीक है, इसमें 6 कार्बन होता है। और देखो सबसे पहले यहाँ पे ये ये वाला, ये यहाँ पे हो गए 6 कार्बन, और फिर यहाँ पे हो गए 6 कार्बन, तो नाइलॉन 6 6 इस तरीके से, ठीक है। बाकी और कुछ तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए नहीं आएगा, टेंशन मत लो। आएगा भी तो उसको छोड़ सकते हो यार, इतना हार्ड थोड़ी अब इतने कम टाइम में कर लोगे, ठीक है। पॉलीएस्टर्स, ठीक है, डेक्रॉन क्या होता है वो कर लो, चलो। कमर्शियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीस्टर फाइबर इज टेरिलीन, पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर हो गया। बैकलाइट, बैकलाइट क्या होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, जो कि ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर्स की हेल्प से बनता है, ठीक है। अच्छा, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर क्या होता है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये इतना पार्ट आप लोग कर लेना, ओके। ओके, सो दिस इज इट, ये स्ट्रक्चर वगैरह तुम्हें नहीं करना है। नियोप्रीन तुम्हें मैंने बताया, नियोप्रीन क्या है, सिंथेटिक पॉली कंडेंसेशन पॉलीमर क्लोरोप्रीन, ठीक है, ठीक है। सिंथेटिक रबर वो नियोप्रीन होता है, उसका मोनोमर, ठीक है। जिसको 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन या फिर क्लोरोप्रीन भी बोलते हैं, ठीक है। नियोप्रीन कैसे बनता है, सिंथेटिक रबर होता है और कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन, ठीक है। तो इसका जो मोनोमर होता है वो क्लोरोप्रीन होता है, और फिर उसकी सहायता से नियोप्रीन आपका बनता है। ये वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन आप कराते हो तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, नियोप्रीन जो होता है
ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसोलीन, गैसोलीन मतलब पेट्रोल वगैरह के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है नियोप्रीन का। ठीक है, सो ये नियोप्रीन वगैरह तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। ब्यूनाइस रबर क्या होता है, ये भी इलास्टोमर होता है और इसका ट्रेड नेम SBR होता है, इसको याद करना है ना। अब रेयॉन वगैरह छोड़ दो, चलो मॉलिक्यूलर मास ठीक है, किसी काम का नहीं है। PHBV, ये चीज़ फिर से अगेन इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इस इन लाइंस को एक बार पढ़ लेना। रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं, बट इतना कर लेना। नायलॉन टू नायलॉन 6 वही चीज़ है, ठीक है। एक बार इस टेबल में नज़र डाल लेना, बाकी कुछ और करने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, सो इतना ही करो, बाकी पॉलीमर से तो और कुछ करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेक्चर वगैरह मत देखो, टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ जितना मैं बोल रहा हूँ उतना रट्टा मारने बैठ जाओ, टाइम ज़्यादा बच जाएगा, है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉलीमर केमिस्ट्री। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, सो वी विल डिस्कस ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, कुछ डाउट आउट आता है तो पूछो, या फिर कोई चीज़ मुझसे छूट गई हो जो मैं ना बता पाया हूँ कि यार इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट कर दो, तो मैं आपकी कमेंट को पिन कर दूंगा कि हाँ यार ये भी तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी ग्रीन केमिस्ट्री के लेक्चर्स जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, अब तो खाली ग्रीन केमिस्ट्री बचा है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बचा है, सो विल सी। ये चलिए, थैंक यू सो मच।